हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 6 के अंदर। और पिछले के 5 लेक्चर जितने भी हैं हमने उसके अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तक सारा खत्म कर दिया। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा जाकर के पहले वो लेक्चर देख के आओ। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाओ जाके टैप करो और देख के आओ जिसने नहीं देखा। और जिन्होंने देख लिया है, चलिए चलते अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो यार देखो, जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ 4 मेन प्रोसेस होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर खाने को इंटेक करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बनती है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है और एक्सक्रीशन के अंदर ज़्यादा जितना भी वेस्ट इस प्रोसेस के दौरान बचता है वो सारा बॉडी के बाहर निकल जाता है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स और ह्यूमंस, वो अपना वो न्यूट्रिएंट कैसे बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, वो ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर कैसे लाते हैं, C6H12O6 अपनी बॉडी के अंदर कैसे लाते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट के लेक्चर्स तक पढ़ ली थी कि हर जो भी प्लांट या ह्यूमन है उनके सेल्स के पास एक ग्लूकोज कहाँ से आता है जो उनको बाद में क्या देगा, एनर्जी देगा। बात क्लियर है? जाओ जाके पहले वो लेक्चर देख के आना जिसने नहीं देखे याद से। हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। पहले रेस्पिरेशन के बेसिक्स, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट्स कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं और ह्यूमंस अपना कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन ये रेस्पिरेशन होता क्या है? तो एक बात बताओ, तुम्हें ये पता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में जब बेसिक पढ़ रहे थे तो ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन से एनर्जी निकलती है। कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, वो अब हमें इसके अंदर पढ़ना है। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो अब हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज है ना, जो C6H12O6 अब हमारी बॉडी के पास है, जिसको हमें एनर्जी देनी थी, मतलब जिससे हमें एनर्जी लेनी थी, सॉरी, जो हमें एनर्जी देगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं और क्या बन जाती है हमारे पास, एनर्जी बन जाती है। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है और थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है। बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और ऊपर वाली क्वेश्चन जो लिख रखी है उसको देखते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता क्या है? जो हमारे सेल्स के पास C6H12O6 है, ग्लूकोज है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे, ब्रोकन डाउन करेंगे। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। और यही जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर यूज करी जाती है अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने के लिए। जितने लाइफ प्रोसेस है उनके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एनर्जी नहीं तो हम कुछ नहीं, बिना एनर्जी हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी हमें करना है, हर चीज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी। मैं पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी चाहिए, तुम पढ़ रहे हो तो एनर्जी चाहिए, चलना है, फिरना है, सोना है, गाना है, नहाना है, धोना है, सबके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एवरीथिंग नीड्स एनर्जी, एवरी एक्टिविटी नीड्स एनर्जी। हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सो भी नहीं पाएंगे ढंग से। चलना फिरना तो दूर की बात है, सो भी नहीं पाएंगे ढंग से। बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए। देता कौन है? रेस्पिरेशन देता है। तो एक बात बताओ यार, कैसे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्यों निकल रहा है, ये सब के सब हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। पर एक बात बताओ, अगर मुझे रेस्पिरेशन से एनर्जी मिल रही है तो क्या ये रेस्पिरेशन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। रेस्पिरेशन इज अ की लाइफ प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। हर चीज करने में ये एनर्जी हेल्प करेगी। मुझे खाना भी खाना ना, मुझे न्यूट्रिशन भी करना, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मुझे कुछ भी करना है उस चीज के लिए एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी ही हमारे को हर अगला लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आया था, जो खाना हमारी बॉडी के अंदर आया था, हमारे सेल्स के पास आया था, उसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो हम लोग निकाल देते हैं। साथ ही साथ एनर्जी बनाते हैं, वो एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हैं। लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों हमारे ग्लूकोज को तोड़ती है?
सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही क्यों बनता है, ये एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, ये सब अब हमें रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ना है। तुम नीचे एक सेल देख पा रहे हो, इस सेल के पास हमारे पास ग्लूकोज, इस सेल के अंदर हमारे पास ग्लूकोज आया था, किस प्रोसेस के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू। न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट जो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा। अब वो ग्लूकोज हमारे सेल्स के पास है पहले से, हमने साथ में अपने सेल्स के अंदर क्या लाया है, ऑक्सीजन लाया है। नई चीज जो आई है वो आई है ऑक्सीजन। अब ये दोनों हमारे सेल के अंदर ऐसा क्या करते हैं जो एंड में हमारे पास एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उम्मीद है तुम्हें समझ में इतना तो आ गया होगा कि रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं, जो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। चलो इतना तो समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है ये समझना काफी नहीं है, कैसे होता है ये समझना है। पेपर में ज्यादातर तुमसे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जो अभी मैं बताने लगा हूँ वहां से नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये 5 से 6 मिनट की बात तुम सुनोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई सिर्फ ऑक्सीजन ही जरूरी क्यों है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्यों निकालते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, एनर्जी आ रही है तो कहाँ से आ रही है, ये सब तुम्हारे को मतलब थोड़े से टाइम में पता लग जाएगा। ध्यान से सुनना, पेपर में यहाँ से नहीं पूछा जाता इतना, पर ये चीज जरूरी है, कह रहा हूँ जरूरी है तो सुनना जरूरी है। अब हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देखो हमारे सेल के पास खाना तो है, कहाँ से आया है, हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम लोग किसी ना किसी प्लांट को उठा के लेकर के आए होंगे खाने के लिए, है ना, किसी ना किसी एनिमल को लेके आएंगे, उस एनिमल ने भी किसी ना किसी प्लांट को ही खाया होगा खाने के लिए। जनरली ये जो C6H12O6 है, ये जो ग्लूकोज है ना, वो कौन बनाता है, प्लांट बनाता है ना। ये भी हमने पिछली क्लास में जितना न्यूट्रिशन है उसके अंदर पढ़ लिया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो प्लांट है वो ग्लूकोज कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है और एनर्जी लेता है। एनर्जी कौन सी, लाइट एनर्जी लेता है कि नहीं है। और हमने पढ़ा था इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि ये लाइट एनर्जी पहले इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देती है। अब वाटर हमारा टूट के क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। अब हमारे प्लांट सेल के पास ये 3 चीजें होती थी, फिर ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता था कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, क्या बना देता था, C6H12O6 बना देता था, ये खाना बना देता था जिसकी हमें जरूरत है। साथ ही साथ इसके पास बाय प्रोडक्ट क्या बचता था, ऑक्सीजन बचता था। जो ऑक्सीजन खाली ऊपर आ गया वो ऑक्सीजन बच गया। ये सारी चीजें प्लांट के पास न्यूट्रिशन के एंड में बच जाती थी। प्लांट इस ऑक्सीजन को क्या कर देता था, बाहर निकाल देता था, क्योंकि इस ऑक्सीजन की उसको अभी जरूरत नहीं है। ये C6H12O6 जो उसका ग्लूकोज है वो अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देता था। बस इतना हमने पढ़ा था। अब हम लोगों के पास भी वो C6H12O6 कहाँ से आ रहा है, हम लोग प्लांट्स को जाकर के खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाता है। बस वो इंजेक्शन डाइजेशन, इसको हम लोगों को थोड़ा डाइजेस्ट करना होता है, देख लेना वो सारे लेक्चर्स, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर भी है, उनकी बॉडी के अंदर भी है। अब हमें इससे एनर्जी निकालनी है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये बना किसकी वजह से, ये बना भी तो एनर्जी की वजह से ही है। लाइट एनर्जी ने वाटर को तोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, तभी तो वो हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जुड़ पाई, ऐसे थोड़ी जुड़ पाती अगर सिर्फ वाटर होता तो। उस लाइट एनर्जी ने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ा और हाइड्रोजन जाके जुड़ गई किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तभी तो जाके ये चीज बनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये ऑक्सीजन ना बाहर निकल चुकी है, ऑक्सीजन प्लांट के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हम लोग अपनी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजन को दोबारा लेके आते हैं। कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस ये समझो, प्लांट और ह्यूमंस इस ऑक्सीजन को दोबारा अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। दोनों का लाने का तरीका अलग है, लेकिन अंदर आके काम वही सेम होना। सेल्स के पास ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ना, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज में से हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा। कहा था ये ग्लूकोज मिलके किससे बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से। अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा कि भाई मेरे पास आ जा। क्यों खींचेगा, कैसे खींचेगा, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा इस ग्लूकोज के अंदर से। अब जब इसने हाइड्रोजन को खींच लिया अपने अंदर, तो क्या हुआ, यहाँ पर CO2 खाली बच गया और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गए, दोनों मिलके उन्होंने वाटर बना दिया। बिल्कुल सही है, ये भी समझ में आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिया। क्या एक बात समझो, यही 2 चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए थी हमारे को, तो ये थी। ऐसा समझने की कोशिश करो, क्या ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उल्टा नहीं होता जा रहा। हमने वहां पे वाटर को तोड़ा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन को जाके जोड़ा था कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ग्लूकोज बना दिया था। अब हमने ग्लूकोज को तोड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर, और हाइड्रोजन को ले जाके ऑक्सीजन में जोड़ के वाटर बना दिया।
जो चीज़ हम जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं आके हम लोग रुक गए। बस एक कमी है एनर्जी की, इसको तोड़ा था एनर्जी ने, लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो क्या साथ में एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। जिस चीज़ की वजह से टूटे थे, अब जब दोनों जुड़ गए तो वो चीज़ वापसी कर देंगे, है ना। जब वो दोनों टूट रहे थे तो मैंने उनको एनर्जी दी थी कि भाई लो टूट जाओ, लेकिन जब वो दोनों जुड़ गए अब वो कहेंगे भाई मेरे को एनर्जी की जरूरत है, ले वापसी ले ले, तो वो लोग साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं। और क्या होता है, इस यही पूरा प्रोसेस हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के दोनों अपोजिट रिएक्शन है, उल्टे हैं। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जाकर के C6H12O6 और O2 बना रहे हैं, और यहाँ पर C6H12O6 और O2 जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बना रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर टूटा होगा, वो हाइड्रोजन जाके ऐड हो गई होगी ऑक्सीजन के अंदर, वो बन गया होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड खाली, ये दोनों बाय प्रोडक्ट होंगे। और जब वो दोनों जुड़े होंगे तो साथ में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए भी क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी? एनर्जी की। इतनी बात क्लियर हुई है? ये जरूरी है, मतलब ये समझना है, ये कंसेप्ट की फील लेने के लिए कि इसके पीछे क्या हुआ। उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सिर्फ जब जो मतलब वो है ग्लूकोज है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ही क्यों तोड़ सकते हैं, और कोई एलिमेंट क्यों नहीं यूज कर सकते? ठीक है, और कुछ भी तो यूज कर सकते थे, आर्गन, नाइट्रोजन, कितनी सारी चीजें, लेकिन ऑक्सीजन का यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को खींचेगा और जुड़ करके वाटर बना देगा। हमें उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिवर्स करना है, क्योंकि जो एनर्जी उन्होंने ली थी ग्लूकोज बनाने के लिए, अब वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर हमें चाहिए हमारा काम करने के लिए, हमारे पूरे सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है, लेकिन क्या ये एनर्जी कौन सी फॉर्म में होगी? लाइट की फॉर्म में होगी? नहीं, किसी ना किसी और फॉर्म में होगी। अब लाइट एनर्जी का अपनी बॉडी में क्या करेंगे? चमकना थोड़ी है हमें। अब इतनी कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। कहीं पर भी पूछ सकते हो, तुम जाके हमारे स्किलशाला के इंस्टाग्राम के पेज पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी पूछ सकते हो, कहीं पर भी डाउट ले सकते हो, ले लेना, कमेंट कर देना, नहीं तो होगा तो। अब हम लोग आगे बढ़ने लगे। ये चलो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा ये भी पढ़ेंगे, पर निकल जाएगा इतना मान लो। लेकिन इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर यूज करके रखना है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार मैंने अभी खाना खाया और अभी मेरे को भागने जाना है, दौड़ने जाना है, या मेरे को अभी भागने के लिए एनर्जी चाहिए तो मैं अभी पहले खाना खाऊंगा फिर भागने जाऊंगा। पागल थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी हूँ कि जब मुझे एनर्जी की जरूरत तो भाई लड़ाई हुई है 2 मिनट रुक जा, खाना खा के आ रहा हूँ, एनर्जी लेके आ रहा हूँ, फिर तेरे को मारूंगा। ऐसा थोड़ी है। एनर्जी कहीं ना कहीं अपने अंदर ही स्टोर रहती है। कैसे रहती है ये सीखना है। एनर्जी निकल तो गई सेल से, ये तुमने पढ़ लिया। ये देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज गए, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया तुमने। ये सब चीजें पढ़ ली, क्यों निकाला, कैसे निकाला, सब कर लिया। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी ये बाहर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा ये भी पढ़ लेंगे। लेकिन ये एनर्जी का क्या, ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर कैसे रहेगी ये सीखना है। और बात समझने की कोशिश करना है, जितना भी पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, वो होता है हमारा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जिसने 9th क्लास पढ़ी है उसको पता होगा कि सेल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं। लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक चीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक सेल के ऑर्गन की तरह, जैसे हमारे पास स्टमक, लंग्स, वंग्स होते हैं ना, वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। उसमें से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी फॉर्मेशन का काम। एनर्जी फॉर्मेशन का काम क्या करने का काम? एनर्जी फॉर्मेशन का काम। जो भी ग्लूकोज सेल के अंदर आए ना, वो सेल में जाके कहाँ पे टिकेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब टिकता पहले साइटोप्लाज्म में। जितना भी ये टूटने उठने का काम है ना, ऑक्सीजन जा रही है, यहाँ पर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रही है, सबका सब कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है? जितनी भी एनर्जी होगी वो सबकी सब कौन क्रिएट करेगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है तो किस फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? व्हाट इज इट? क्या है एटीपी? ये एनर्जी स्टोर कैसे रहती है? जब ये एनर्जी मेरे अंदर स्टोर रह कैसे रही है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि भाई एनर्जी रिलीज हो गई, अब मेरे अंदर टिक कैसे रही है ये? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ी है कि यार एक लाइन बोली पहले खाना खा ले रहा हूँ, एनर्जी खत्म हो गई, पहले एक खाना खाऊंगा फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा फिर तुम्हें, ऐसे थोड़ी है। मैं तो तुम्हें रेगुलर पढ़ाता जा रहा हूँ, तुम रेगुलर पढ़ते जा रहे हो। ये एनर्जी तुम्हारे अंदर स्टोर कैसे है? ये एनर्जी तुम्हारे अंदर स्टोर कैसे है?
ऐसा तो नहीं है ना कि जब तुम्हें कोई एनर्जी वाली एक्टिविटी करनी पड़ रही है तब तुम्हें उस खाने को खाना पड़ रहा है एनर्जी बनाने के लिए, नहीं, किसी ना किसी फॉर्म में ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोर है, और ये एनर्जी स्टोर रहती है हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अब बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बात थोड़ी सी साइंटिफिक है। अभी तक की कहानी समझ में आ गई? रेस्पिरेशन होता क्या है और रेस्पिरेशन होता कैसे है। अब समझेंगे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कैसे रहती है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कैसे रहती है। हमारी बॉडी के अंदर ना जनरली क्या होता है, एडीपीज होते हैं। एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे एडीपीज हैं, इनका नाम है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। कोई ऐसा खतरनाक नाम मतलब दिमाग में लगाना कि यार इतनी खतरनाक चीज़ कैसे आ गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इनका सिर्फ नाम है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जैसे तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है, सबका नाम होता है, वैसे इसका नाम क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसके अंदर एक एडिनोसाइन का मॉलिक्यूल होता है और दो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल होते हैं। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पॉली मतलब चार, बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ। अब क्या होता है, खाली खाली फॉस्फोरस के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एडीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे खाली फॉस्फोरस के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक एडिनोसाइन और दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं और एक बहुत सारे खाली खाली फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है, हमारा कोई ना कोई सेल होगा, इस सेल के अंदर खाना भी है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन भी चली गई, साथ ही साथ अब जब पूरा रिएक्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को थोड़ा हटाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी सीख रहे हैं कि एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कैसे रहती है। तो जैसे ही ये एनर्जी निकलती है ना हमारे सेल से, जैसे ही ये एनर्जी निकली हमारे सेल से, अंदर रेस्पिरेशन हो गया, ये सेल से निकल गए, सेल से एनर्जी निकल गई, ये एनर्जी क्या करेगी, इस फॉस्फोरस को ना उड़ा के लेके चली जाएगी, इस फॉस्फोरस को क्या करेगी, उठा के ले जाएगी। अब तुमने क्या देखा, ये फॉस्फोरस जाके एडीपी के साथ जुड़ गया, ये जो एक फॉस्फोरस खाली था अब वो जाकर के जुड़ चुका है एडीपी के साथ। पहले दो फॉस्फोरस थे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट था, अब क्या हो चुका है, एटीपी हो चुका है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो चुका है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो चुका है। पहले दो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल थे, अब तीन हो चुके हैं, एक दो तीन, तीन फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल और एक ये एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, अभी आएगा, अब देखना क्या होता है। तो जब भी हमारे सेल्स एनर्जी रिलीज करते हैं ना, क्या होता है, ये जितने भी खाली फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो जाके एडीपी के साथ जुड़ जाते हैं। इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है ना जिससे ये लोग जुड़े हैं, रुक जाओ कलर चेंज करके बताता हूँ मैं तुमको, कौन से कलर से बनाऊँ, ग्रीन कलर से बनाऊँ, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये जिस बॉन्ड की वजह से जुड़े पड़े हैं इनको कहा जाता है एनर्जी बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी बॉन्ड। एनर्जी बॉन्ड की वजह से जुड़े हैं। अभी हम लोगों को एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी, मैंने खाना खाया, मेरे पेट के अंदर C6H2 मेरे सेल के अंदर जितना भी था वो ग्लूकोज पड़ा हुआ था, मैंने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन गई मेरे सेल्स के पास, सेल्स उस ऑक्सीजन ने क्या करा, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, एक्सेल कर दी, है ना। कैसे करते हैं अभी हम लोग सारा डीपली पढ़ेंगे। अभी बस ये समझो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, वाटर भी बॉडी के बाहर निकल गया, बचा क्या, एनर्जी। तो जो उस सेल ने एनर्जी निकाली थी ना, मेरी बॉडी के जितने भी एडीपी मॉलिक्यूल हैं उनके साथ एक एक फॉस्फोरस को उस एनर्जी ने जोड़ दिया। जब तक मैं एनर्जी यूज नहीं करता, जब मुझे भागना या दौड़ना होगा ना तो क्या होगा, ये जो एनर्जी बॉन्ड है ना ये टूटने लग जाएगा, ये जो एनर्जी बॉन्ड है ये टूटने लग जाएगा। जिस मतलब जो भी बॉन्ड उस एनर्जी ने बनाया है वो क्या होगा, वो टूटने लग जाएगा। क्या रिलीज होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी। जब भी मैं कोई एनर्जी वाला काम कर रहा हूँ तो वो बॉन्ड टूट जाएगा और बाहर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और ये एटीपी दोबारा से क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। ये एटीपी दोबारा से एडीपी बन जाएगा, क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है अब वो उससे अलग हो चुका है, ये एनर्जी बॉन्ड टूट चुका है। किसमें स्टोर रहती है, एटीपी में स्टोर रहती है। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो खाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ऑक्सीजन जाती है, साथ ही साथ वो क्या निकालता है, बहुत सारे एटीपीज निकालता है। एटीपीज होते क्या है, अंदर जो एडीपी के मॉलिक्यूल थे उनके साथ एक फॉस्फोरस को जोड़ दिया, जिस चीज से जोड़ा है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी बॉन्ड। और जब वो एनर्जी बॉन्ड टूटता है तब हम लोग अपनी एनर्जी यूज कर लेते हैं। मतलब जब भी हमें एनर्जी यूज करनी होगी वो एनर्जी बॉन्ड टूट जाएगा, हम लोग अपनी एनर्जी यूज कर लेंगे और जो फॉस्फोरस पहले जाके जोड़ा था वो अलग हो जाएगा। फिर जब एनर्जी बनेगी वो फॉस्फोरस फिर जाके दोबारा जुड़ जाएगा एटीपी के साथ, एटीपी बना देगा, और फिर वो एटीपी का जब हमें एनर्जी यूज करनी होगी तब हम लोग उस बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी यूज कर सकते हैं। बहुत हद से इससे अच्छा मैं तो भाई मतलब इससे बेटर तो नहीं हो सकता। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा कि एक बात बताओ, क्या सारे सेल सेम होते हैं? क्या मेरा सेल, चलो एक पल को ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल बहुत हद तक सेम होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल बहुत हद तक सेम होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी है, बहुत सारे सेम होते हैं। इसलिए हम दोनों का जो रेस्पिरेशन होता है ना वो सेम होता है। लेकिन 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 जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, क्या इन सब के सेल हम जैसे होंगे? नहीं। हमने छोटी क्लास 9th क्लास के अंदर सेल चैप्टर में पढ़ा था कि सेल ना दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ऑल सेल्स डू नॉट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हर एक सेल सेम टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। हर एक सेल के बस की नहीं है कि वो ऑक्सीजन को ले और फिर ग्लूकोज को तोड़े, ऑक्सीजन को ले फिर ग्लूकोज को तोड़े। हर एक के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मतलब पुराना, ये प्रो मतलब क्या होता है? पुराना। पुराना मतलब ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है। ये प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पता है ना भाई? इस सेल का न्यूक्लियस नहीं पता तो कुछ नहीं पता तुम्हें बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी नहीं पढ़ा तुम, ठीक है। जो भी सेल्स के पास पुराना न्यूक्लियस होता है, मतलब जो पुराने टाइप के सेल्स हैं, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे हमारा हो गया बैक्टीरिया का सेल। बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके पास ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, सेल ऑर्गेनल भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब नहीं होते। उसी जगह यूकैरियोटिक, जैसे प्लांट सेल और हम सेल है, यू मतलब न्यू, नया, नया न्यूक्लियस हो, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये ना देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे कैसे थ्रेड बनी पड़ी है। हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सारे ऑर्गन्स होते हैं। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिन लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो अपना रेस्पिरेशन नॉर्मली करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे और अपनी एनर्जी बना लेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे? जिनके पास नहीं है वो क्या करे? तो उनके लिए रेस्पिरेशन अलग होता है, हमारे लिए रेस्पिरेशन अलग होता है। ऑल सेल्स डू नॉट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि सारे सेल सेम थोड़ी है। एक बात बताओ कि भाई, हाँ, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती है, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती है। हर जना सेम काम को एक जैसा नहीं कर सकता। मान लो अगर मैं दीवार बनाने को दे रहा हूँ, दो, एक बुढ़े और एक जवान बंदे को दे दी, बस की होगी दोनों एक जैसी दीवार बना देगी टाइम में? नहीं, बुढ़ा धीरे धीरे बनाएगा, जवान फटाफट बना देगा। ऐसे ही हमारे जवान सेल्स हैं, ये फटाफट बनाएंगे, ये अच्छे से बनाएंगे, रेस्पिरेशन अच्छे से करेंगे। जबकि ये पुराना बुढ़ा सेल है प्रोकैरियोटिक, इसके बस की नहीं है अच्छे से रेस्पिरेशन करना। तो रेस्पिरेशन हर केस में दोनों साइड में अलग अलग होता है। कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना था, बेसिक्स और रेस्पिरेशन खत्म हो चुका है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, होता कैसे है, और एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में सेव रहती है। तो उम्मीद है तुम्हें आज के लेक्चर में मजा आया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, बड़ा वाला थैंक यू। ये ले जाओ, देखो आज मैंने दिल खुद बना लिया, क्या है ना, मुझसे दिल बनता नहीं है तो मैंने ला करके चिपका दिया। और जिसको भी मैथ्स पढ़नी है जाओ जाके चैनल को विजिट करो, शिवम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रहा है मैथ्स के लिए, एकदम डेडिकेटेड कंटेंट है। जाओ जाके विजिट करो, तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा वीडियो, टैप करो और जाओ।